बिल्कुल सही देखा। कैसे आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं 2024 में, ये वीडियो उसके ऊपर है। इंसान अपने करियर में ग्रोथ चाहता है, लेकिन पता नहीं रहता है कि कैसे हम ग्रोथ ला सकते हैं अपने करियर में। तो अपने अकाउंटिंग करियर में अगर आपको ग्रोथ लाना है, तो ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो जरूर कमेंट कीजिए। सबसे पहले मैंने बाइफिरकेशन आपको बताया है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट और कंसल्टेंट में आखिर डिफरेंस क्या है और कैसे हम एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी सैलरी में ग्रोथ चाहिए होता है, राइट। तो कैसे हम वो ग्रोथ जो है वो ला सकते हैं। सबसे पहले एक हम डिफरेंसेस आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए ये रेलेवेंट रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी इम्प्लीकेशन के बारे में। अगर आप एक नॉर्मल डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली परचेज सेल एंट्री कर देते हैं और आपको पता नहीं रहता है कि उसका आखिर में इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है, कि उसका जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B में क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। लेकिन अगर आप एक अकाउंटेंट रहते हैं तो आप परचेज सेल के एंट्री ऐसे नहीं करोगे, बल्कि आप जो है रिपोर्टिंग में प्रॉपर देखोगे। क्या देखोगे रिपोर्टिंग में, कि उसका इम्प्लीकेशन क्या आ रहा है जीएसटीआर 1, 3B और 2B में। लेकिन अगर आप एक कंसल्टेंट है, तो जब आप जीएसटी का काम फाइनलाइज कर रहे हैं, तब आपको पता होगा कि आपको रेशियोज वगैरह भी देखनी है। आपको देखना है कि आपका सेल कितना है, आपका परचेज कितना है, मंथली क्या वेरिएंस आ रही है, क्या नेट प्रॉफिट है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्रेडिट कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसा है। क्योंकि हो सकता है अगर आपका ज्यादा क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो रहा है तो आपको नोटिस आ सकता है। तो कंसल्टेंट हर चीज देखता है कि सही से हो रही है या नहीं हो रही है। सेकंड, अगर हम बात करें ई वे बिल के बारे में, एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर को पता ही नहीं होता है कि ई वे बिल क्या होता है। एक अकाउंटेंट को ये बस पता है कि 1 लाख से ऊपर इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल या कोई और स्टेट के अंदर आप कर रहे हो अगर सेल परचेज, तो ई वे बिल लगता है। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर 50,000 से ज्यादा का है तो ई वे बिल लगता है। लेकिन कंसल्टेंट को पता रहता है, अगर ई वे बिल हम जनरेट नहीं करते और ट्रक के साथ ई वे बिल के साथ साथ इनवॉइस नहीं रहता है, तो क्या इम्प्लीकेशन आ सकता है। क्या इम्प्लीकेशन आ सकता है, आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है, आपका गुड्स कन्फेस्टिकेट किया जा सकता है। और अगर बार बार आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, तो आपके ऑफिस में रेट भी बढ़ सकता है। तो ये कंसल्टेंट को पता रहता है। अब टीडीएस इम्प्लीकेशन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर को टीडीएस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। अकाउंटेंट जो है थोड़ा बहुत जानता है टीडीएस के बारे में, और एंट्री भी वो मुश्किल से ही बता पाता है। लेकिन एक कंसल्टेंट जो है वो टीडीएस के बारे में तो पूरा प्रॉपर जानता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, डायरेक्टर सिटिंग फीस। इसमें सेक्शन 194J में टीडीएस कटता है। तो ये कंसल्टेंट को पता होता है कि सेक्शन 194J में जो है टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो ये कंसल्टेंट को प्रॉपरली पता है कि वो काटना चाहिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है और कटेगा। और कैसे टीडीएस में उसका शो होगा, टैली में कैसे उसका रिफ्लेक्शन आएगा, वो कंसल्टेंट हूबहू जानता है। अब बात करते हैं ईयर एंड एंट्रीज के बारे में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन हो गया। ये सारी जो एंट्रीज है एट द ईयर एंड हमें करनी चाहिए। तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर को कोई मतलब नहीं है। अकाउंटेंट को पता रहता है कि एंट्री करनी है मुझे एट द ईयर एंड। लेकिन जो कंसल्टेंट है वो महीने के हिसाब से ये एंट्री करता है, और उसे पता रहता है कि अगर कोई ड्यू एंट्री है तो उसका इनकम टैक्स में क्या इम्प्लीकेशन है। जैसे इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड नहीं, सिक्योर्ड लोन, उसका जो है इनकम टैक्स में ये इम्प्लीकेशन है कि सेक्शन 43B के तहत वो जो खर्चा है अगर पेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रोविजन किया हुआ है, तो वो डिसअलाउड हो जाता है, उसको अलाउड नहीं होता है। कब अलाउड होता है, जब पेमेंट होता है उसका। तो ये पता रहता है उसको। लेकिन एक अकाउंटेंट को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। एक कंसल्टेंट क्या है कि महीने वाइज अपना जो है अकाउंट्स प्रॉपरली बना के रखता है और बताता है कि कैसे अकाउंट्स बनाना है। रीजन क्या है कंसल्टेंट का, क्योंकि उसको पता है अगर आप एक कंपनी है तो आप पे ऑडिट ट्रेल अप्लाई करता है। आप ऑडिट ट्रेल का मतलब ही नहीं पता होता है बहुत सारे अकाउंटेंट को। ऑडिट ट्रेल का ये मतलब है
कि आपका जो है प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए, किस दिन आपने जो एंट्री की, किस दिन डिलीट की, किस दिन कैंसिल की, वो सारा रिकॉर्डिंग जो है वो टैली प्राइम कर देगा। तो वो हो गया ऑडिट ट्रेल। अब बात करते हैं डेप्रीसिएशन एंट्री के बारे में। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो डेप्रीसिएशन का एंट्री मुझे करके दे। अगर करके देता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक अकाउंटेंट डेप्रीसिएशन का एंट्री करना उसको आता है कि डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग जो भी हो गया वो क्रेडिट हो गया एसेट। लेकिन एक कंसल्टेंट जो होता है उसे पता रहता है कि डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या है और एज पर कंपनीज एक्ट क्या है, तो उसको उसका प्रॉपर नॉलेज जो है वो रहता है। अगर मैं कंसल्टेंट की बात करूं तो एक प्रॉपर नॉलेज के साथ वो आता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं, जैसे सपोज करो कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर को मैं सिंपली बोलती हूँ कि तुम कैश का एंट्री करके दे दो, और मुझे 20,000 से ज्यादा किसी को कैश का पेमेंट करना है, कुछ भी पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट की एंट्री जो है वो मुझे करके दे देता है। उसको इतना पता नहीं है कि सेक्शन 48(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई कर जाएगा। अप्लाई कर जाएगा इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपका खर्चा जो है डिसअलाउड हो जाता है, सिंगल डे सिंगल पार्टी। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये कंसल्टेंट के पास है, ना कि अकाउंटेंट, ना ही डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास। तो ये सारी चीजें कंसल्टेंट को पता रहती है। अगर हमको कंसल्टेंट बनना है 2024 में, तो हमको क्या करना होगा? हमको सिंपली ये करना होगा कि हमको सेक्शंस जो है वो पता होनी चाहिए, जो प्रोविजन से पता होनी चाहिए, ना कि केवल वो। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेल में क्या करेगा? सिंपली डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है एक्सेल में डेटा पुट करने लग जाएगा। एक अकाउंटेंट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा वी लुकअप, एच लुकअप और पीवर्ड्स आएगा। लेकिन जो एक कंसल्टेंट होता है उसको एमआईएस रिपोर्टिंग आती है, उसको डैशबोर्ड बनाना आता है, उसको पता होता है कि कैसे हम डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। ये सारी चीजें एक कंसल्टेंट को पता है। तो आप बोल रहे हो मैम आखिर मुझे कंसल्टेंट क्यों बनना है? कंसल्टेंट इसलिए बनना है क्योंकि हमको ग्रोथ पाना है। अगर अपने करियर में हमें ग्रोथ चाहिए तो कंसल्टेंट बनना ही पड़ेगा। अगर हम कंसल्टेंट नहीं बन पा रहे हैं तो हमारा करियर जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो कंसल्टेंट का अगर मैं नेट शेल में मतलब बताऊं ना, अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर से पहले तो अकाउंटेंट बन जाओ, फिर कंसल्टेंट में आओ, और अकाउंटेंट से अगर आपको कंसल्टेंट में जाना है तो सबसे पहला मैं एकदम सिंपल सा बात आपको बता दे रही हूँ कि आपको जो है पता होना चाहिए किसके बारे में? जीएसटी के बारे में, टीडीएस के बारे में, आपको इनकम टैक्स का प्रोविजन पता होना चाहिए, फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, पी टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। काफी सारी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते, बेल आइकन प्रेस करते, लाइक शेयर करते, कमेंट करते ना, मुझे काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।